मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। केंद्रीय प्रशासन। अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री पद थे: वजीर, वकील, दीवान, मीर बख्शी एवं सद्र। पहला, वजीर वकील। यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, दीवान। अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को देखता था। मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। दीवान की सहायता के लिए अधिकारी। दीवान खालिसा, शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी। दीवान तन, वेतन एवं जागीरों की देखभाल करने वाला। मुस्तौफी, आय व्यय का निरीक्षक। मुशर्रिफ। दूसरा, मीर बख्शी। तीसरा, मीर बख्शी। यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन, सैनिकों के लिए हथियार, हाथी, घोड़े आदि का प्रबंधन एवं शाही महल की सुरक्षा, मानसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। मीर सामा। अकबर ने इस पद की स्थापना की। यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था। यह सम्राट के परिवार, महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों के प्रबंधन का स्वतंत्र भार होता था। चौथा, सद्र कुल। सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। मुगल काल में सर्वप्रथम सद्र शेखदाई था। प्रांतीय प्रशासन। सूबे प्रांत। मुगल साम्राज्य सूबों में बांटा हुआ था। प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी सिपाह सलार था या सूबेदार। सूबा जिलों में विभाजित था। सरकार जिले। सर्वोच्च अधिकारी फौजदार। सरकार परगनों में विभाजित था। फरगना। सर्वोच्च अधिकारी सिकदार था। परगना गांवों से मिलकर बनता था। गांव। सर्वोच्च अधिकारी मुकद्दम, चौधरी या खुद। पहला, सूबे प्रांत का प्रशासन। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। अंतिम समय में दक्षिण भारत की बरार खानदेश एवं अहमदनगर को जीतकर सूबों में शामिल कर दिया। अतः
कुल सूबों की संख्या 15 हो गई। शाहजहां ने कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को स्वतंत्र सूबा बना दिया। अतः शाहजहां काल में सूबों की संख्या 18 हो गई थी। औरंगजेब ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीतकर साम्राज्य में मिलाने पर सूबों की संख्या 20 हो गई थी। सूबे के अधिकारी पहला सिपाह सलार, सूबेदार, गवर्नर, यह सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे सूबे के संपूर्ण सैनिक एवं असैनिक अधिकार प्राप्त थे। मुगल काल में सूबेदारों को किसी भी राज्य से संधियां तथा सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। अपवाद गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूतों एवं मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। दूसरा, प्रांतीय दीवान। इस पद का सृजन अकबर ने सूबेदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया था। यह सूबे का वित्त अधिकारी एवं राजस्व प्रमुख था, जबकि सूबेदार कार्यकारिणी प्रमुख था। दीवान का कार्य भू राजस्व व अन्य कारों की वसूली करना, आय व्यय का हिसाब रखना, सूबे की आर्थिक स्थिति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना था। सूबेदार व दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। तीसरा, बख्शी। बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना था। मीर बख्शी एवं बख्शी में अंतर। प्रांतीय बख्शी सेना को वेतन वितरण का कार्य भी करता था, जबकि मीर बख्शी सेना का वेतन अधिकारी नहीं होता था। केंद्र में वेतन वितरण का कार्य दीवान ए तन करता था। चौथा, प्रांतीय सद्र मीर ए आदल। सद्र की दृष्टि से यह प्रजा के नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था एवं काजी की दृष्टि से न्याय करता था। पांचवा, कोतवाल। सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था। सरकार जिले का प्रशासन। मुगल काल में सरकार जिले में फौजदार, अमील, कोतवाल एवं काजी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। पहला, फौजदार। यह जिले का मुख्य प्रशासक होता था। इसका कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना था। शेरशाह के समय यह मुसीफान कहा जाता था। कालांतर में फौजदार को न्यायिक अधिकार भी दिए गए तथा बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। तीसरा, अमील, अमलगुजार। यह जिले का वित्त अधिकारी होता था। इसका कार्य लगान वसूल करना तथा कृषि व किसानों की देखभाल करना था। तीसरा, वित्तची। यह लिपिक क्लर्क होता था जो भूमि व राजस्व संबंधी कागज तैयार करता था। चौथा, कोतवाल। नगर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, स्वच्छता व सफाई कार्य एवं न्यायिक कार्य भी करता था। पांचवा,
खजानदार यह जिले का खजानी होता था। छठवां, काजी ए सरकार यह न्यायिक कार्य करता था। औरंगजेब काल में जजिया एवं जकात करों की वसूली भी करता था। परगना एवं ग्राम प्रशासन। पहला, सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी, मुख्य कार्य परगने में शांति स्थापित करना। दूसरा, अमील परगने का वित्त अधिकारी, कार्य किसानों से लगान वसूल करना। तीसरा, कानूनगो परगने के पटवारियों का प्रधान होता था। ग्राम प्रशासन मुगल शासक गांव को एक स्वतंत्र संस्था मानते थे, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगलों के अधिकारों को नहीं दिया जाता था। खुद ग्राम पंचायतों ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा को देखभाल करती थी। ए मुकद्दम चौधरी यह गांव का ग्राम प्रधान होता था। नोट, मुसद्दी नामक अधिकारी मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। वयूतात मुगल काल में कारखानों को वयूतात कहा जाता था। खिल्लत यह एक सामान्य पोशाक थी जिसे बादशाह विशेष अवसरों पर पहनाता था। अकबर ने अपने दूत भगवत दास के साथ महाराणा प्रताप के लिए खिल्लत पोशाक भेजी थी, जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के सम्मान में पहना भी था। मुगल कालीन सिक्के। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का, रुपया एवं तांबे का सिक्का, पैसा चलाया। अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब चलाया एवं अन्य सोने का सिक्का इलाही चलाया। यह गोलाकार था। अकबर ने चांदी का एक वर्गाकार सिक्का जलाली चलाया एवं तांबे का सिक्का दाम चलाया। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति का अंकन करवाया। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में सर्वाधिक रुपये की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दारोगा ए दरुल जर्ब कहा जाता था। सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाने की शुरुआत जहांगीर ने की। मनसबदारी व्यवस्था सरकारी सोपान व्यवस्था से समृद्ध थी। सभी मुगल अधिकारी, चाहे वो सैन्य सेवा से समृद्ध हो या असैन्य सेवा से, एक ही सोपान क्रम में संयोजित कर दिए गए थे। मनसब से ओहदा एवं वेतन निर्धारित होता था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में
मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैत मनसब प्रथा को प्रारंभ किया। मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में या नगद दिया जाता था, परंतु केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। मृत्यु या पदच्युति के बाद जागीर वापस करनी होती थी। मनसबदारी में परिवर्तन। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा दर्जे को लागू किया। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंतर्गत मनसबदारों के वेतन जागीर से होने वाली निर्धारित आय के स्थान पर जागीर पर होने वाली वास्तविक आय के अनुसार बरह के मापदंड पर आधारित किए गए। औरंगजेब काल में मशरूत व्यवस्था 17 सवार संख्या में अतिरिक्त वृद्धि करना शुरू की। ऐसा मनसबदार को किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान हेतु नियुक्त करते समय होता था। मनसबदारी व्यवस्था में मराठों की नियुक्ति शाहजहां ने अहमदनगर अभियान से प्रारंभ हुई। सबसे अधिक मराठा मनसबदार औरंगजेब के समय थे। निम्न अस्पा 2 सैनिकों के बीच एक घोड़ा होता था। यक अस्पा वे सैनिक जिनके पास केवल एक घोड़ा होता था। दो अस्पा वह घोड़सवार जिनके पास 2 घोड़े होते थे। सिंह अस्पा यह घोड़सवार जिनके पास 3 घोड़े होते थे। मुगल कालीन राजस्व प्रणाली। मुगल काल में भू राजस्व फसल उत्पादन पर लिया जाता था। इस काल में भू राजस्व के लिए माल ए वाजिब शब्द का प्रयोग किया जाता था। आइन ए दसाला इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। मंसूर ने सहायता की। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के विगत 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ये नगद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग प्रत्येक वर्ष वसूला जाना था, जिसे माल ए हर साला कहा जाता था। प्रारंभ में दसाला प्रणाली संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की गई थी, बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित थी जिन क्षेत्रों में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। आइन ए दसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने लागू की। दसाला की विशेषताएं। भूमि की माप अनिवार्य एवं उत्पादन का आकलन अनिवार्य। दस्तूर के आधार पर राजस्व निर्धारण। राजस्व की वसूली नकदी में होती थी। दसाला के लाभ। भूमि माप की जांच संभव। अधिकारियों की मनमानी समाप्त। राजस्व की मांग में उतार चढ़ाव की कमी।
दहसाला पद्धति की सीमाएं। उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसान को भुगतना पड़ता था। यह एक महंगी प्रणाली थी। इसमें माप करने वाले के लिए प्रति बीघा एक दाम की दर से जरिमाना दिया जाता था। कनकूद, नस्क, दानाबंदी। औरंगजेब ने नस्क पद्धति अपनाई। इस पद्धति में अनाज की उत्पादकता का आकलन किया जाता था। इसमें पूरे गांव के आधार पर कर निर्धारण होता था। यह पिछले कर निर्धारण पर लगाया गया एक अनुमान था। नोट: मुगल काल में राजस्व की इजारा प्रथा को नहीं अपनाया गया, परंतु अपवाद स्वरूप की किसी किसी स्थान पर प्रचलित थी।